जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका। कमाल किया है आपकी पार्टी ने तीनों राज्यों के अंदर, और वाकई चौंकाया भी है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में। तो देखिए, तीनों ही राज्यों में हमारा बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। मध्य प्रदेश में तो कीर्तिमान स्थापित हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता का विश्वास, उनकी नीति, नियत और नेतृत्व तीनों में साफ दिखाई पड़ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अब बिल्कुल एक साफ बात है कि एक ही गारंटी है इस देश में, वो है मोदी की गारंटी। बाकी सबकी घंटी बज गई है और बाकी सब ढपोर शंख हो गए, साबित हो गए। और मैं यहां पे एक और बात भी कहना चाहता हूं। देखिए, एक चीज इसमें और भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्वसनीयता के प्रतीक हैं, तो विपक्ष अविश्वसनीयता का प्रतीक, जिसे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहते हैं, विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक हो गया है। अब आप सोचिए कि आप ऐन वक्त पर कुछ योजनाएं घोषित करेंगे, कुछ करेंगे और जनता को लगेगा आप उस पर भरोसा कर लेंगे। एक छोटी सी बात कहता हूं फैक्ट के साथ। राजस्थान में आपने कहा कि हम 25 लाख तक का लोगों को इलाज करवाएंगे और 50 लाख देने का वादा किया। अरे भाई, आप सोचिए अगर हम और आप 50 लाख का इंश्योरेंस कवर करना चाहें तो उसका प्रीमियम कितना देना पड़ता है। और अगर आप कहते हैं राजस्थान की आबादी 8.5 करोड़ के आसपास है, यदि कोई कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि महामारी फैल जाए और 1% जनसंख्या अफेक्टेड हो जाए और आधा % लोग, यानी अगर आप मान लीजिए केवल 4.5 करोड़ लोग उसका क्लेम कर दें तो कितना होगा? 2.25 लाख करोड़, जबकि राजस्थान का कुल जो बजट है वो 2,90,000 करोड़ के आसपास। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? इस ढंग की अविश्वसनीय बातों पे आप सोचेंगे कि आज के समय में देश की जनता विश्वास कर लेगी, तो मुझे लगता है कि वो परिस्थिति अब नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सोचें कि आप चेहरे इस कदर बदल लेंगे और बदले चेहरे पे विश्वास हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र जैसे विषय का भी बचाव करते हुए नजर आ जाएंगे, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत में आप इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और उसकी मौन स्वीकृति देते नजर आएंगे, तो इतने चेहरे आप हर राज्य में बदल के सोचेंगे कि चेहरे चेहरे लगा के जनता को हम झांसा देने में या जनता को हम भ्रम उत्पन्न करने में सफल होंगे, तो मुझे लगता है शायद वो स्थिति अब नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत सारे संदेश दे रहा है, पर एक संदेश बहुत साफ है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का उत्तरोत्तर विश्वास और सुदृढ़ होता चला जा रहा है। यदि मॉर्निंग कंसल्टेंट उनको विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर रहा है, तो ये चुनाव देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जो वो ऑलरेडी स्थापित हैं उसको और सुदृढ़ और सुनिश्चित कर रहा है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये चुनाव जो था सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी जो बात कहते थे उनकी गारंटी, और दूसरी बात उन्होंने चला जाति का कार्ड, जातिगत जनगणना की बात हर राज्य में उठाई। आपकी पार्टी ने हिंदुत्व की बात की। दोनों ही विषय ऐसे हैं जिसमें जनता ने विपक्ष को नकारा। देखिए, हमारे लिए हिंदुत्व कोई राजनीति का विषय नहीं है। हिंदुत्व भारत की अस्मिता का विषय है। इसलिए सौरभ जी, जब हम 2 सीट की पार्टी थे तब भी इसी ढंग से हिंदुत्व के साथ खड़े थे, और 303 सीटों की पार्टी होकर भी इसी प्रकार से खड़े हुए। हाँ, जाति के विषय पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज से पहले जाति का विषय केवल क्षेत्रीय दल उठाते थे, क्योंकि उन्हें अपने अपने राज्य में अपनी एक जाति को मजबूत करना होता था। आज तक कभी कोई राष्ट्रीय दल ने जाति का कार्ड नहीं खेला। कांग्रेस ने पहली बार जाति का कार्ड खेलने की बात कही। तो मुझे लगता है कि अब वो जिस दौर में, मुझे लगता है राहुल गांधी जी के जो सलाहकार लोग हैं, वो राहुल गांधी जी के जन्म के समय के आसपास के 70 के दशक में उनकी सुई अटक गई है। अरे उस दौर में 30% मुश्किल से देश की साक्षरता दर थी। आप किसी को भी बहका सकते थे, समझा सकते थे कि तुम्हें हिस्सा नहीं दिया जा रहा, हिस्सा नहीं दिया जा रहा। न मीडिया स्वतंत्र था, न जुडिशरी स्वतंत्र थी, न लोकतंत्र मैच्योर था। अब 80% साक्षरता दर हो चुकी है। सब कुछ पूरे देश में फटाफट इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और युवाओं में तो शायद अब मुश्किल से 2-4-5% ऐसे होंगे जो साक्षर ना हो, अन्यथा सब प्रबुद्ध हो चुके हैं। और सबने देख लिया कि जितने लोगों ने पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात कही, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार की जागीरदारी और परिवार की सरमाएदारी बैठाई और किसी को कुछ नहीं दिया। जातिवाद का चूरन दिया, परिवार को सब कुछ अर्पण कर लिया। तो अब देश की जनता को, युवा पीढ़ी को यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और यह भी जो एक फसाड था
कि ये इसको मुझे ये स्थान नहीं देगा, मुझे वो सम्मान नहीं देगा, मुझे शासन करने का मौका फला वर्ग नहीं देगा, फला जाति नहीं देगी। तो मैं सौरभ जी याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के सबसे बड़े राज्य में एक दौर में दलित ब्राह्मण अलायंस बन चुका अंडर द लीडरशिप ऑफ दलित्स, तो अब तो मुद्दा ही खत्म हो गया। तो मुझे लगता है एक चुके चुकाए मुद्दे के ऊपर वो लोग ये सोच रहे हैं कि अपनी चुकी चुकाई राजनीति को दोबारा आजमा लेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद वो इस बात पे भ्रम में थे। ये 21वीं सदी का भारत विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत है, जिसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 4 जातियां हैं, युवा है, महिला है, गरीब है और किसान है। तो मुझे लगता है वो 4 जाति भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं, और जो 6000 जातियों की बात करते थे वो कई टुकड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और राहुल महाजन जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आपका भी कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी हो तो प्लीज आइएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, देखिए राहुल गांधी इन चुनावों के नतीजों से वो क्या मैसेज लेते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि वो ये मानते हैं या किसी ने उनको ये समझा दिया है कि 2024 में यही जातिगत जनगणना, यही ओबीसी यही चलने वाला है, और इसी से शायद उनकी गाड़ी पटरी पर चलेगी। मुझे जवाब देना है? जी जी जी। हाँ, देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, किसी भी विषय के ऊपर मैंने कहा ना, विश्वसनीयता। हमने मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा पिछड़े वर्ग का नेता दिया है जो नैसर्गिक रूप से उभरा है, पार्टी में ही नहीं, पूरे देश का नेता बनकर नैसर्गिक रूप में उभरे। ये कोई आकस्मिक नेता नहीं थे कि देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बना दिया हमने, वाह 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 पिछड़ा प्रधानमंत्री हो गया, ऐसा नहीं साहब। धीरे धीरे करके उभरे, और प्रधानमंत्री जी 2001 में मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, हमारे तीनों मुख्यमंत्री पिछड़े रहे हैं, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी। 91 में जब राम लहर आई और पहली बार हमें उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला, हमने कल्याण सिंह जी को बनाया। मैंने आपसे ये बात कही कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो उप मुख्यमंत्री रहे कुल मिलाकर 4, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी वो बिहार में 3 रहे, सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी और रेणुका देवी जी, सब पिछड़े वर्ग से रहे, और वहां से लेकर मोदी जी का सफर, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। और ये नहीं हो सकता कि कांग्रेस में स्वर्गीय राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 को मंडल कमीशन के विरोध में स्पीच देते हुए फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। इंदिरा जी का हम बचपन में नारा सुनते थे, इंदिरा जी की बात पे जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और जातिगत जनगणना 1951 में नेहरू जी ने रुकवाई थी, ये कहते हुए कि ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति थी, उनकी सरकार का निर्णय था। अब उनके खानदान के चश्मो चिराग अगर उठ के एकदम से कहेंगे कि मैं अपने पिताजी, दादी जी के पिताजी सबको गलत सिद्ध करता हुआ कह रहा हूं, मैं उनको गलत भी नहीं कहूंगा, मगर मैं अब ये कर दूंगा, तो मुझे लगता है ये उनकी एक खाम ख्याली है और जनता के विवेक को कम आंकना है। और सुधांशु जी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के इन राज्यों में ज़बरदस्त सफलता हासिल हुई, लेकिन तेलंगाना की बात करें तो वोट शेयर भले ही बढ़ा, लेकिन वहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। दक्षिण भारत के संदर्भ में समझें, बीजेपी को ऐसी क्या मुसीबत आती है कि जो चमत्कार आप लोग नॉर्थ इंडिया में कर लेते हैं वो दक्षिण भारत में नहीं हो पा रहा है? समस्या कहाँ नजर आती है? देखिए, तेलंगाना एक ऐसा राज्य था जहां हम परंपरागत रूप से बहुत मजबूत नजर नहीं आते थे। आप याद करिए, हैदराबाद नगर निगम में हम एक स्टेप आगे बढ़े, हमने प्रभावी उपस्थिति दर्ज की। इस बार के चुनाव में हमारे मत प्रतिशत में भारी उछाल आया है और हमने एक प्रोमिनेंट स्पेस बनाई है। हाँ ठीक है, लंबी छलांग लगाने की हम प्रयास करते हैं, कई बार जरूरी नहीं कि पहली बार में सफलता मिल जाए। हमने 1991 में सरकार बनाने का दावा किया था, 120 सीटों पर रुक गए थे लोकसभा में, अगली बार 160 पे आए, उसके बाद हम अगले चुनाव में गठबंधन का नेतृत्व किया और अब मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार है। तो दक्षिण भारत के राज्यों में भी हमने प्रभावी उपस्थिति बनाई है। राजस्थान में हम 3 बार सरकार बना चुके हैं, और सॉरी कर्नाटक में हम 3 बार सरकार बना चुके हैं, और कर्नाटक में हमारा मत प्रतिशत 38% पे रहा। देखिए एक आपको बात बताएं गंभीर, कर्नाटक में हमारा परसेंटेज ऑफ वोट उतना ही रहा जो कांग्रेस ने खाया, वो जेडीएस का परसेंटेज ऑफ वोट खाया, जिसमें से मेनली मुस्लिम माना जाता है। कमोबेश वही स्थिति यहां पे मानी गई कि तेलंगाना में बीआरएस का जो मुस्लिम वोट बैंक था वो अपनी तरफ करने में सफल हुए। अब अगर ये चीज है तो मुझे लगता है दक्षिण भारत के जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो या डीएमके, वो मतलब वो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा फेम वाले स्टालिन और उदयनिधि हो या पिनारी विजयन हो,
उनके माथे पर बल तो उनके पड़ रहे होंगे। नहीं, मैं इस चाहे संदर्भ में ममता पूछ रहा बनर्जी था हो, चाहे नीतीश कि कुमार ईस्टर्न हो, पार्ट चाहे में जैसे अखिलेश, त्रिपुरा में बहुत आसानी से आप उनके लोगों ने ऊपर सरकार माथे पे बना बल ली, पड़ रहे होंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, इन सब राज्यों में आखिर बीजेपी को समस्या कहाँ आती है? कैसे वो कनेक्ट नहीं बन पाता जो कि बाकी जगहों पे बन जाता है? ऐसा नहीं है। देखिए, आंध्र प्रदेश में 1997-98 में एक दौर में हमारा 17-18% वोट हो गया था। उस समय हमें गठबंधन करना पड़ा चंद्रबाबू नायडू जी के साथ, और उस कारण से हम फिर एक बार थोड़ा पीछे चले गए। उसके बाद पुनः मोदी जी के नेतृत्व में हमने उभरना शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि केरल में तिरुवनंतपुरम की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वी आर द बिगेस्ट पार्टी। तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रभावी स्थिति नहीं हो रही, चूंकि हम दक्षिण के राज्यों में परंपरागत रूप से कमजोर थे, और चूंकि केंद्र में जब हमने गठबंधन की राजनीति की तो दक्षिण के दलों का हमने समर्थन लिया, चाहे एआईएडीएमके तमिलनाडु में हो या टीडीपी आंध्र प्रदेश का था। हमने जब उनका समर्थन लिया तो मानी हुई बात है कि उन राज्यों में हमारे लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना, अपने गठबंधन सहयोगी पर आघात करना था। उस कारण से हमारी वो यात्रा रुक गई, परंतु अब मोदी जी के नेतृत्व में वो आगे मुकाम तक पहुंचेगी। और मैंने जैसे आपसे कहा कि तेलंगाना का इस बार आप मत प्रतिशत देखिएगा, और आगे लोकसभा में हम तेलंगाना में शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। सुधांशु जी, एक सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको, और जिसको कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ भी जीतना सचमुच चमत्कार से कम नहीं था। तो एक तो सवाल मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ में आपके पक्ष में क्या काम कर गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इतना भरोसा नहीं था। लोग कहते थे कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन एक स्थिति नहीं दिख रही थी। और दूसरा सवाल जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो सवाल क्या है कि अभी भले कहा जा रहा हो कि जातिवार जनगणना, जाति जनगणना, उसको खारिज कर दिया, लेकिन अब जब ये चुनाव इस तरह से विपक्ष आ रहा है तो 2024 के लिए वो फिर से कोशिश करेगा जाति विभाजन की। वही सबसे बड़ी लड़ाई है उसकी। आप कैसे लड़ पाएंगे, या आपके लिए रणनीति क्या है? क्योंकि जातीय विभाजन या जातीय जनगणना दोनों को विपक्ष एक तरह से देखता है कि किसी तरह से तो कुछ कटे वो। छत्तीसगढ़ और ये जातीय जनगणना, सुधांशु जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में यह सच है कि कुछ महीने पहले माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ इलेक्शन हारी हुई है, बल्कि कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। परंतु वास्तविकता में हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने जिस प्रकार का काम किया, और फिर मोदी जी ने जाकर उसको जो उत्थान दिया, उससे एक नए मुकाम की तरफ भी बात पहुंची। और आखिरी के दिनों में भले ही राजनीतिक पंडित कुछ भी सोचते रहे हो, परंतु हम लोगों को साफ समझ में आने लगा था कि हम लोग बहुत जबरदस्त उछाल पाने में सफल हुए हैं, और परिणाम जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्यजनक हो सकते हैं, और वैसा ही दिखाई पड़ा। और मैं मानता हूं कि अगर ये माना जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे एक लाइटर नोट कहूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गोबर का घोटाला हुआ, उसने कांग्रेस का गुड़ गोबर कर दिया। और शहरी क्षेत्र में जो महादेव ऐप में बैटिंग में सेटिंग की बात आई, उसने कांग्रेस को नॉकआउट कर दिया। तो भ्रष्टाचार, कुशासन और कांग्रेस का अंदरूनी घमासान, इधर हमारा संगठित प्रभावी चुनाव अभियान नड्डा जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी की कुशल चुनावी दक्ष प्रबंधन, और मोदी जी का जो विराट व्यक्तित्व का लाभ मिला, तो इस कारण से हम जीतने में सफल हुए। अब जो दूसरा प्रश्न आपने कहा, जाति वाली बात, देखिए मैं इसमें एक विश्लेषण ये कहना चाहता हूं, लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है कि अब आज के जमाने में क्लास का नेता कोई नहीं होता। बताइए, कोई कह सकता है कि हम पिछड़ों के नेता हैं? नहीं कह सकता। अपनी जाति का नेता कोई नहीं कह सकता। अगर नीतीश कुमार जी कहें तो अपनी जाति के नेता सिर्फ बिहार में हैं, वहीं बगल में जरा सा पूर्वांचल आ जाइए तो उनकी जाति के नेता कोई और है। तो अब स्थिति क्या है कि जैसे वीपी सिंह को एक मुगालता हो गया था कि बस मैंने यूं कार्ड खेला और पिछड़ों की जातियां मुझे मसीहा मान के पूजेंगी, परंतु वास्तविकता में नहीं हुआ। तो आज ये जो पिछड़ों के वोट के जागीरदार, अलंबरदार बन रहे हैं, मुझे लगता है कि इनका भी हश्र वही होने वाला। कारण क्या है? जब आप नारा देते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो पूरी पारदर्शिता से चीज सामने रखिए कि क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 गजेटेड अफसर से लेके विधायक तक किस जाति को कितनी भागीदारी मिली, जमीन जायदाद से लेके ठेके टेंडर कॉन्ट्रैक्ट तक पिछड़ी जाति को आपके दौर में कितना मिला। तब समझ में आएगा कि किसकी कितनी संख्या भारी, किसकी कितनी भागीदारी, किसने किसकी भांजी मारी। तो यह भी बहुत साफ समझ में आ जाएगा। और बहुत से लोगों ने उस सर्वे के ऊपर प्रश्न भी उठाए। बिहार सरकार को साफ करना चाहिए कि सैंपल सर्वे क्या था, सैंपल साइज क्या था, मेथोडोलॉजी क्या थी,
ऐसा तो नहीं जिसके हाथ में सत्ता सारी उसी की दिख गई संख्या भारी। तो मुझे लगता भी बहुत सारी चीजें सामने आनी शुरू होंगी। तो जो पिछड़ों में छोटी जातियां हैं, संख्या की दृष्टि से छोटी जातियां, उनमें भी राजनीतिक चेतना आ रही है। और जब वो भी अपना हिस्सा मांगने की बात करना शुरू होंगे तो मुझे लगता है कि जैसा हश्र वीपी सिंह का हुआ था, वो ख्वाब देख के कि बस मैंने ये कार्ड खेला और हो जाएगा, वैसा ही कुछ कुछ हश्र उन नेताओं का होगा जो पिछड़ी राजनीति के नाम पे भारत के सबसे चंद अमीर राजनीतिक परिवारों में से एक हो गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये चीज हमारे लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि हम तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं, हम गरीब की जाति को सबसे आगे रखते हैं। परंतु जो लोग ये जातिवाद की बात करते हैं, एक फैक्ट आपको बता दूं, बिहार के सर्वेक्षण में आया कि 190 जातियां ऐसी जो 1% से कम है। मगर मान्यवर सोचिए, ये 1% नहीं है। अगर 1% वो हो तो 190% तो यही हो गया। इसका मतलब वो 0.1% के आसपास है। अब 0.1% वाले को आप कहां पे स्थान देंगे? उसको वही स्थान देगा जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, वो संख्या और हिस्सेदारी की बात नहीं करता है। तो मानी हुई बात है, अगर वो 0.1% है तो ऐसे 19-20% लोग होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषण देखिए तो आपको बहुत साफ दिखाई पड़ेगा कि भारत के विकास का, सामाजिक न्याय का एक नया स्वरूप उभर रहा है, और सामाजिक न्याय का दिखावा करके अपने परिवार की झोली भरने वालों का स्वरूप क्रमशः एक्सपोज होता जा रहा है। राहुल महाजन जी। सुधांशु जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और इसीलिए वो पूरी बात को कई बार घुमा देते हैं। मैं एक सवाल आपसे, जैसे हर्षवर्धन जी ने पूछा, मैं सीधा सीधा पूछना चाहूँगा कि क्या, क्योंकि बीजेपी के ज़्यादातर नेता इससे बचते रहे हैं, उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया, कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं जातीय जनगणना का विरोध करना? दूसरा, मैं दोनों आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये एक इशू जो है आपके सामने लोकसभा चुनाव में होगा, और दूसरा इशू होगा ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो कि आप जान रहे हैं विपक्ष ये जो मुद्दे उठाएगा। क्या इन दोनों मुद्दों पर ही क्या बीजेपी ये अफोर्ड कर पाएगी कि वो इसका विरोध कर? देखिए, हम बहुत साफ बात कहना चाहते हैं। जब जातिगत जनगणना के विरोध का विषय राहुल जी आपने उठाया, तो पहला सवाल ये होना चाहिए, जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? इसका तो जवाब दीजिए। रोकी भी मैंने तब मैं हीरो था। ये 1951 का डिसीजन है, और ये सरकार का नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन था, क्योंकि सरकार तो 52 के इलेक्शन के बाद बनी है। तो ये संविधान सभा का निर्णय था, नेहरू जी की सरकार का, जिसमें राजेंद्र बाबू से लेके उस समय लॉ मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। तो जो लोग हैं, समाजवादी कहे ना कि लोहिया जी, जयप्रकाश जी गलत थे, कांग्रेस कहे ना कि भाई हमारे नेहरू जी गलत थे, अंबेडकरवादी डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर प्रश्न उठाएं, फिर हमसे प्रश्न पूछे तो समझ में आता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जहां तक हमारी बात है, हमने तो संख्या करके दिखा दी है। इस समय सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के अगर मंत्री हैं केंद्र में, तो हमारी सरकार में है। अगर पिछड़े वर्ग आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया है, तो हमारी सरकार में दिया है। और पिछड़े वर्ग का सबसे शक्तिशाली नैसर्गिक नेतृत्व हमने खड़ा किया है, तो हमने दिया है। अब मैंने आपको बताया कि अभी आपको गिनाया कि उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में 4 हमने मुख्यमंत्री दिए और 4 उप मुख्यमंत्री दिए। इसमें सिर्फ कल्याण सिंह जी और उमा भारती जी एक जाति के हैं, बाकी 8 में 7 अलग अलग जातियां हैं। और यदि प्रधानमंत्री जी को इंक्लूड कर ले तो 9 में से, यानी पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम, सिर्फ इतने में 9 लोग हुए, जिसमें 8 अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व। मैं चुनौती से पूछता हूं, अपनी संख्या बता दें, एक के अलावा दूसरी जाति बता दें जिसको प्रतिनिधित्व दिया। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, बात करना और यथार्थ में दिखाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हमारी बात की विश्वसनीयता है। इसीलिए मैंने कहा, इस मुद्दे पर भी मोदी जी की गारंटी है और उनकी बात पूरी तरीके से एक्सपोज दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश के जो नंबर हैं सुधांशु जी 166, ये तो पार्टी मान रही है ना कि इसमें, क्योंकि राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसके चलते ये नंबर आए हैं। देखिए, मानी हुई बात है, अगर इतनी बड़ी सफलता है जी, तो उसके एक नहीं अनेक कारण होंगे, और उनमें एक कारण सरकार का अच्छा काम भी है। तो इसका ये मतलब समझा जाए कि जो मुख्यमंत्री थे उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा, क्रेडिट उनके माथे भी है। रूप से हमारा सबसे, मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए, परंपरागत रूप से मध्य प्रदेश हमारा सबसे संगठन दृष्टि से मजबूत गढ़ रहा है। ओरिजिनली अगर 1962 के इलेक्शन में सबसे पहले हम ग्वालियर संभाग में ही जनसंघ सबसे ज्यादा जीता था, तो और उसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व, मोदी जी की लोकप्रियता, सबका हमें लाभ मिला है। अब कौन नेतृत्व करेगा, यह निर्णय करने का अधिकार सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, और अगर उस पर मैं कुछ बोलता हूं तो यह अनाधिकार होगा।
नहीं, लेकिन ये तो बात सुधांशु जी, मतलब ये सभी लोग सोच रहे होंगे, आपके दर्शक भी सोच रहे होंगे, जिस मुख्यमंत्री के काल के बाद उनके काम पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये बात सही है, लेकिन शिवराज सरकार के काम पर अगर 166 सीटें आ रही हैं तो क्या ये उनका हक नहीं बनता? देखिए, मानी हुई बात है, शिवराज जी ने 18 वर्षों में बहुत अच्छा शासन चलाया है और उनका काम भी सराहनीय है। और मेरा मानना है केंद्रीय नेतृत्व सभी काम और काम के साथ सभी आयामों को ध्यान में रख के उचित निर्णय लेगा। एक चीज़ मैं राजस्थान के संदर्भ में समझना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि जब राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आप उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, उस रूप में समझना चाह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेके तब भी कुछ समस्याएं थी। ऐसा लगता है कि आज भी उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद पार्टी को एक हिचक थी। समस्या क्या है वसुंधरा राजे को लेकर? आप समझ रहे हैं, इसका उत्तर वो देंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे देखिए वसुंधरा जी, हाँ मैं आपसे बता रहा हूं, वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, इस समय सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। परंतु पार्टी समय समय पर यह निर्णय लेती है कि किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना है या नहीं। जैसे जब वसुंधरा जी पहली बार सीएम बनी थी 2003 में, तब भी इन तीनों राज्यों को चुनाव एक साथ हुए थे, ठीक 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। तब हमने राजस्थान में प्रोजेक्ट किया था, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट किया था, छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट नहीं किया था। और अगर उस समय भी आप देखें तो जब वसुंधरा जी नेतृत्व संभाल रही थी, उस समय भी राजस्थान में बहुत दिग्गज नेता थे। भैरव सिंह शेखावत जी थे, जसवंत सिंह जी थे, हरिशंकर भामड़ा जी थे, ललित किशोर चतुर्वेदी जी थे, कैलाश मेघवाल जी थे। पार्टी ने सब चीजों पर विचार करके एक निर्णय लिया। तो आज भी ऐसा नहीं कि किसी का मान सम्मान कम था, आज भी कोई वसुंधरा जी के मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सभी कामों को और सभी आयामों को ध्यान में रख के हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जैसे उसने ये चुनाव के निर्णय और संचालन में जो कुशलता दिखाई है, नेताओं के चयन में भी आप आश्वस्त रहिए कि वही कुशलता दिखेगी। मतलब ये तो हम कह सकते हैं ना कि आप जो कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में रमन सिंह जी, वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह चौहान जी, इन तीनों के अलावा कोई और नया नेतृत्व भी पार्टी दे सकती है। भाई मैंने तो आपसे कह दिया, ये निर्णय लेने का अधिकार सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का। अब मैं प्रवक्ता के नाते बोलूं तो जो मैं उसका सदस्य भी नहीं हूं, तो ये बोलना तो सरासर अनाधिकार चेष्टा होगी। जैसे आप इस समय एंकर हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि जो मैनेजिंग एडिटर है न्यूज के, वो इस चीज को एडिट करेंगे या उस चीज को एडिट करेंगे, तो मुझे लगता है आपके स्तर से बोलना उचित नहीं होगा। तो उसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूं, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे केंद्रीय नेतृत्व पे कि वो बहुत शानदार प्रभावी नेतृत्व इन तीनों राज्यों को देगा। और जैसे ये पिछले हमारे चीफ मिनिस्टर्स के नेतृत्व में चमका है, जो भी नेता बन के आएगा वो उस काम को और आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयों तक इन प्रदेशों को ले जाएगा। अच्छा, अभी आपके बहुत सारे कार्यकर्ताओं से हमारी सहयोगी बात कर रही थी कार्यालय पर, और एक शोर हम बार बार सुन रहे थे 2024 में 400 पार। कार्यकर्ता की भावना ये अलग बात होगी, लेकिन 24 अब कैसा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पहली बात हम ये मानते हैं कि राज्यों के चुनाव राज्य के मुद्दे के ऊपर लड़े जाते हैं, परंतु फिर भी वो एक संकेत तो देते ही हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2013 में हमने ये सारे चुनाव जीते थे और 2014 में हमने कीर्तिमान बना दिया था स्पष्ट बहुमत पाके, और 2019 में उससे अधिक सीटें आईं, तो इस संभावना को माना जा सकता है कि 2024 में उससे अधिक सीटें आए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों में जनता का विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और मोदी जी के लिए जो निजी नफरती बयान दिए जा रहे हैं, जहर बुझे नफरती बयान, वो जितनी नफरत दे रहे हैं उतना ही मोदी जी को जनता मोहब्बत दे रही है। तो विपक्ष के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। अच्छा, एक चीज सुधांशु जी हमने महसूस की, मैं आपको ये लगा या नहीं लगा, मैं पूछना चाहता हूं कि इन चुनावों में राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री के विषय में बात करते थे, जो उन्होंने अपशब्द कहे, उसके अलावा भी मैं कह रहा हूं, कई बार लगा कि जैसे तू तुम वाली जो है भाषा, उस पर वो उतर आए हैं। आपको भी लगा कि अब ये थोड़ा राजनीतिक मतभेद वाली बात सिर्फ नहीं रहेगी, कुछ उससे आगे की बात है? देखिए, राजनीति में मर्यादा के नीचे जाने के जो उदाहरण पिछले 15-16 वर्षों में दिखे हैं, वो बहुत दुखद है। जिसकी शुरुआत 2007 में सोनिया गांधी जी द्वारा मौत के सौदागर से हुई, और उसके बाद
2014 में बताइए, मोदी जी की बोटी बोटी का डर, ये कोई शब्द होता है बोलने? मोदी तेरी कब्र खोदेगी, ये कोई बात होती है? मौत की कामना, मौत का प्रकार। मान्यवर, बुरे से बुरे दौर में जब लोकतंत्र की मौत कर दी गई थी, उस आपातकाल में भी हमने कभी इंदिरा जी की मौत की कामना करके मौत के प्रकार नहीं बताए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बहुत दुखद बात थी जो इस सीमा तक ले गए। और अब राहुल गांधी जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, वो आदतन बोल रहे हैं, फितरतन बोल रहे हैं, इरादतन बोल रहे हैं, या शरारतन बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये तो कोई कांग्रेस का व्यक्ति ही बता सकता है। ये खबर मैं देता हूं आपको मध्य प्रदेश से। कुछ नेताओं की हम बात करें तो दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं जयवर्धन सिंह, वो सिर्फ 4000 वोट से जीत पाए राघोगढ़ से, जो पॉकेट बोरो माना जाता है, गढ़ माना जाता है दिग्विजय सिंह का। और उनके भाई, बेटे भाई दोनों चुनाव लड़ रहे थे, लक्ष्मण सिंह, 31000 वोट से वो चुनाव हार गए मध्य प्रदेश पर। तो दिग्विजय सिंह के परिवार का यह हश्र हुआ है। क्या कहेंगे इस पर सुधांशु जी? देखिए मान्यवर, मैं परिवार के संदर्भ में यह भी कहना चाहूंगा, जिन्होंने परिवारवाद किया, देश की जनता का मूड वो नहीं समझ पा रहे हैं, मिलेनियल जनरेशन वोट कर रही, वो इंटाइटलमेंट पे विश्वास। और परिवार में एक और साफ बात कर दूं, परिवार और परिवारवाद में वही अंतर है जो पूंजी और पूंजीवाद में है। पूंजी सबको चाहिए जीवन यापन करने के लिए, पर पूंजीवाद यह है कि सारी पूंजी मेरे पास होनी चाहिए। उस ढंग से परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में आए वो एक विषय है, परिवारवाद वो है कि पूरी पार्टी मेरी जेब में होनी चाहिए, मेरी बपौती होनी। अब आप देखिए, आप इस चुनाव की बात कर रहे हैं, आप 2019 का लोकसभा देखिए, उत्तर से दक्षिण तक महबूबा मुफ्ती अपना चुनाव हार गई। अब आप आइए पंजाब में, अकाली दल का परिवार, बादल परिवार चुनाव हार गया। हरियाणा में आइए, हुड्डा परिवार चुनाव हार गया। उत्तर प्रदेश में आइए, जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हार गई। बिहार में आइए तो लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हार गई। राजस्थान में देखिए, अशोक गहलोत जी के बेटे चुनाव हार गए। और अगर आप जाएं तो तेलंगाना में केसीआर की बेटी कविता चुनाव हार गई। चंद्रबाबू नायडू जी का बेटा चुनाव हार गया। देवेगौड़ा जी का बेटा चुनाव हार गया। और परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक राहुल गांधी जी अपनी खानदानी सीट हार गए। ये देख के समझ में नहीं आ रहा, उत्तर से दक्षिण तक अब देश की जनता केवल परिवार के नाम पर आपकी झंडा बरदारी करने को तैयार नहीं है। एक स्टेटमेंट अभी आया उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इतना वक्त कांग्रेस पार्टी ने गवा दिया, सबको साथ ही लेकर चलते तो शायद कुछ सीटें बढ़ जाती। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कुछ सीट मांग रहे थे एमपी में, उनको दे देना चाहिए था। आपको लगता है विपक्षी गठबंधन कुछ यहां से डिरेल हो रहा है? देखिए, उनको सीटें देनी थी न देनी थी, मगर उन्होंने अच्छे अच्छे विशेषण एक दूसरे को जरूर दे दिए। कांग्रेस ने पहले अखिलेश जी को अखिलेश वखिलेश कह दिया, तो अखिलेश जी ने कांग्रेस को चालू पार्टी कह दिया, तो कांग्रेस ने अखिलेश जी की पार्टी को चिरकुट पार्टी कह दिया। तो मुझे लगता है जब ऐसे विशेषणों का आदान प्रदान एक दूसरे के प्रति होने लगे, तो एक दूसरे के प्रति कितने सम्मान का स्थान रह गया है ये हम स्वतः समझ सकते हैं। और मैं एक और बात कह दूं, जो ये मुस्लिम वोटों के लिए जुगलबंदी थी ना, और जो ये कांग्रेस का उत्थान दिखा है तेलंगाना में, अब मुझे लगता है कि अखिलेश जी हो, ममता जी हो, नीतीश कुमार जी हो, सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा। क्योंकि वो जो एक कहते हैं ना कि गीता में कहा गया है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का ना हो जाएगा। तो उनको डर है कि ये कल तो ये वोट कांग्रेस के साथ था, आज मेरे साथ है, कल कहीं और ना हो जाए। एक और बात आप देखिए, एमआईएम से सीटें हमारी ज्यादा हैं। जानते हैं तेलंगाना में क्या हुआ? ये तेलंगाना का अफसाना अगर आप समझें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ थी एमआईएम और एक तरफ थी कांग्रेस। कांग्रेस कहती थी कि भाई मुस्लिम वोटों से कि मैं तो तेरा आशिक पुराना, तो इधर टीआरएस वाले थे, वो कहते मैंने आरक्षण दिया, मैंने तुमको स्पेशल ये दिया, देख मेरा कारनामा। तो उधर एमआईएम वाले थे, वो कहते थे देख मेरा खानदानी घराना। तो ये जो जवाबी कव्वाली हो रही है इनमें, तो ये जितने जवाबी कव्वाल हैं, अब उनको ये डर लगने लगेगा कि मुझसे ज्यादा बड़ा सुर कोई दूसरा ना लगा ले। इसलिए मुझे लगता है कि इस इंडिया गठबंधन का मिले सुर मेरा तुम्हारा न होकर ये हश्र होने वाला है कि सुर ना सजे क्या गाऊं मैं। ठीक है, तेलंगाना के चुनाव की आपने अच्छा किया जिक्र किया। इस चुनाव से पहले विश्लेषकों के बीच में डिस्कशन ये होता था कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी, इसका एक स्पष्ट संदेश ये हुआ कि मुसलमानों ने अब देश में कांग्रेस पार्टी को चुन लिया है, यानी खड़े होना है तो कांग्रेस के पीछे खड़े होना है। आप सहमत हैं इससे? देखिए,
हम तो ये मानते हैं कि हम सबको साथ में लेके चलने में विश्वास रखते हैं। मुस्लिम समाज को भी उन्हीं सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी ने दी। और आपको याद करिए हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में, इवन हैदराबाद में ही उस राष्ट्रीय कार्य समिति में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप मुस्लिम्स के पास भी जाइए और ये मानिए वोट नहीं देंगे कोई बात नहीं, फिर भी हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो सबके पास जाएं। तो हमारी सोच तो अलग है। मगर जो आपने कहा कि अगर मुस्लिम कर्नाटक में भी कांग्रेस की तरफ जाता दिखा, तेलंगाना में भी कांग्रेस की तरफ जाता दिखा, तो ये पेशानी पे बल उन क्षेत्रीय दलों के पर पड़ेंगे जो कोई MY कॉम्बिनेशन बना के बैठा है। कोई बंगाल में कहता हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि ये उनके बीच के खींचतान की संभावना इसमें अधिक दिखाई पड़ती है, जो मुस्लिमों के वास्तविक विकास पे नहीं बल्कि उनके कट्टरपंथी वोटों के जो होल सोल सौदागर हैं। यानी आप यूं समझिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर विधानसभा जहां कांग्रेस चुनाव हार गई, MIM ने शायद 35-36 हजार वोट प्राप्त किए और वहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए मौन धारण करवाए चुनावी सभाओं में। यह क्या था मतलब भाई? कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिलिस्तीन पे प्रस्ताव पारित कर रही है, सोनिया गांधी जी अखबार में आर्टिकल लिख रही हैं, प्रियंका गांधी जी ट्वीट कर रही हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समस्या है, आप लिखना चाहते हैं तो बताइए किस अंतरराष्ट्रीय समस्या पे आपने इससे पहले आर्टिकल लिखा, प्रस्ताव पारित किया? रशिया यूक्रेन पे किया क्या? चाइना ताइवान पे किया क्या? यह बताइए, नॉर्थ और साउथ कोरिया पे किया क्या? या आपने सीरिया और इराक के ऊपर किया? या अचानक आपको सारा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान इसी में नजर आने लगा? तो मुझे लगता है जो लोग कभी ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में ये कहते थे कि जुड़ेगा इंडिया जीतेगा भारत, अब उनके लिए हो गया जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अब वो कट्टरपंथ की राजनीति की जवाबी कव्वाली हो रही है कि कौन कट्टरपंथियों के माध्यम से जो होलसेल वोट हैं वो प्राप्त कर सके। और ये गलत देश के लिए भी और मुस्लिम समाज को भी वो गलत दिशा में ले जा रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवाद और अतिवाद का समर्थन करते हैं, वही मुसलमानों के असली रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये जो मैसेज देने का प्रयास है ये बहुत खतरनाक है। हम किसको आगे रखते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज तक डॉक्टर कलाम से बड़ा आलम इस्लाम में कोई साइंटिस्ट हुआ पिछले 600-700 सालों में, बगदाद के बैतुल हिकमत के बाद से। मगर साहब उसको जैसे ही हम आगे करते हैं आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। आज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में मैं धर्मगुरुओं की, मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं। बताइए हमारे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बड़ा जानकार कोई है इस्लामिक वर्ल्ड में? साहब उसके आप खिलाफ हो जाते हैं। आप वीर अब्दुल हमीद की शहादत की वर्षगांठ पे नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री जी उनको बुलाकर उनकी पत्नी का सम्मान करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने 15 अगस्त 47 को पहली शहनाई बजाई थी, उसको 2001 में मिलता है जाके भारत रत्न। 50 साल के कांग्रेस के शासनकाल में मिलता नहीं है। तो अंतर यह है कि हम अच्छे और सच्चे मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, हम उन्हें मुस्लिमों का प्रतिनिधि बनाते हैं और ये अपराधी और आतंकवादी को बनाते हैं। सुधांशु जी, अगला सवाल जो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, उसमें बीजेपी नेता के तौर पे नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के विद्वान के तौर पे समझना चाह रहा हूँ। इसमें झूठ नहीं बोला जाता है ज्योतिष में, तो वो तो सब हम सभी जानते ही हैं, तो आप सच ही बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया के जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो कुंडली है, उसमें मुख्यमंत्री बनने का योग दिख रहा है क्या? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए किसी की जन्म कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस की कर्म कुंडली है उसी ने ही वो स्थिति दिखाई है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। तो अब बाकी जो कर्मों का लेख है वो पार्टियों का सबका एक दूसरे के सामने है और उसके बाद पार्टियां उसी के अनुसार एक बेहतरीन निर्णय लेती हुई दिखाई पड़ेंगी। हमारी पार्टी एक शानदार जीत के बाद एक जानदार नेतृत्व देगी। मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का संयोग दिख रहा है, उनके ग्रह नक्षत्र ऐसे नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया के, और ये बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ज्योतिष के विद्वान के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं कोई इस विषय का उतना बड़ा विद्वान हूं नहीं और न मेरे पास उनका कोई डिटेल अवेलेबल है। तो इसके लिए अब आप किसी प्रख्यात जो इस विषय का जानकार हो उससे पूछिए। मगर हाँ, एक बात आपने कही तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं। ये बहुत से लेफ्ट लिबरल रेशनिस्ट कहने लगते हैं साहब ये अंधविश्वास है, इसमें वैज्ञानिकता नहीं है। तो आपने विषय ले आए तो मैं याद दिला देना चाहता हूं। ये बताइए, इस धरती पे कितने % पानी है? 70% है ना, और सिर्फ 30% लैंड है। हमारे शरीर में कितना % पानी है? एग्जैक्टली 70%। और हमारे मस्तिष्क में 90% पानी है। अगर चंद्रमा के मूवमेंट का समुद्र के पानी पे असर पड़ता है और वो फिजिकली दिखता है,
मगर हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क के पानी पर असर नहीं पड़ता होगा, क्या यह बात तार्किक लगती है? असर पूरा पड़ता है, हमें उसको मैप करना, मॉनिटर करना नहीं आता है। और ये विद्याएं वो बताती हैं कि उसका कैलकुलेशन और उसका इन्फरेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब हो सकता है विज्ञान के ये नए द्वार भी खुलेंगे। अच्छा, आज कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने ये कहा और बड़ा कठोर बयान उन्होंने दिया अपनी पार्टी के लिए कि ये सनातन का श्राप लगा है। आपको लगता है जनता के बीच वो गुस्सा था? देखिए, मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, एक राजदंड होता है, एक कर्मदंड होता है और एक धर्मदंड होता है। आप इतना बड़ा खिलवाड़ करेंगे कि आप ये कहेंगे कि हम सनातन धर्म का समूल नाश करना चाहते हैं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। कोई डेंगू, मलेरिया, वायरस, HIV ये कुछ भी कहेगा, तो उसके बाद आप फिर आपके कोई नेता यहां माता लक्ष्मी के बारे में उल्टा सीधा आपत्तिजनक अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि जनता जो है वो मूर्ख है, फिर आप कहेंगे जातियों में बांट दो। अब आप देखिए अंतर क्या है। ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कोई एक सामान्य बात नहीं, ये कॉन्फ्रेंस थी। एक समुदाय को तो इतना एकजुट रखना है कि हम आज तक एकजुट रखना है, और दूसरे समुदाय को हर ढंग से तोड़कर, बांटकर, काट कर रखना है। उत्तर दक्षिण में तोड़ के रखना है, तमिल और हिंदी में तोड़ के रखना है, अगड़े और पिछड़े में तोड़ के रखना है। और यहां पे जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बात कही, तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि यह सच है कि कांग्रेस पार्टी एक जमाने में उसने अल्पसंख्यक परस्त राजनीति की, परंतु खुले तौर पर हिंदू विरोधी कहने से बचती रही। और उन्होंने ये कहा, नरसिम्हा राव तक के जमाने तक की बात कर रहा हूं, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हों हिंदू शब्द से नफरत हो गई है। और यह बात कोई प्रमोद कृष्णम ने पहली बार नहीं कही, यह तो AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट में 2014 में आ गई थी। और AK एंटोनी तो हिंदू नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू बन गई, प्रो मुस्लिम बन गई, इसलिए हम 2014 हारे। मगर इसके बाद भी किसी को न समझ में आए तो मैं एक ही कहूंगा, हमारे शास्त्रों में कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा आप करें तो धर्म आपकी रक्षा करता है। और यदि आपको हर चीज में निगेटिविटी दिखाई पड़ती है, जैसे मैंने सुना है कि शायद प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि सनातन का श्राप लगा है, वो श्राप जानते क्या होता है? एक रामचरितमानस की चौपाई है, इसे शब्दशः न लिया जाए। सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कही तम पर नेहा। अर्थात जिनकी पापमय प्रवृत्ति होती है वो तामसी चीजों की तरफ वैसे ही भागते हैं जैसे उल्लू, मैं फिर कह रहा हूं शब्दशः न लिया जाए, उल्लू प्रकाश की तरफ नहीं अंधकार की तरफ भागता। इसलिए इनको सदैव भारतीय संस्कृति में ढूंढ ढूंढ कर बुराइयां खोजने की बात होती है। और वो शानदार प्रकाश जिसने दुनिया को हमेशा एक नया ज्ञान दिया, प्राचीन काल से लेके और आधुनिक वैज्ञानिकों तक, इरविन श्रोडिंगर से लेके वर्नर हाइजेनबर्ग तक, ओपेनहाइमर से लेके वर्नर वॉन ब्राउन तक, आइंस्टीन से लेके नील्स बोर तक, उसमें उनको नजर नहीं आता। तो फिर मैं कहूंगा यथा उल्लू कही तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधकार की तरफ होता है, ऐसे लोगों की वजह से, और अंधकार में आदमी जाता है तो फिर क्या होता है, वो साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा, चूंकि राजस्थान का चुनाव था, तो एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जो मीराबाई जी के लिए तुलसीदास जी ने लिख के भेजा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, यानी राम और सीता, राम और वैदेही प्रिय ना हो, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वो कितना भी आत्मीय हो, उसको कोटि बैरी शत्रु मानकर छोड़ दीजिए। शायद राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यानी राजपुताने की जनता ने, उत्तर कौशल की जनता ने, महाकौशल की जनता ने और दक्षिण कौशल की जनता ने, यानी मां कौशल्या की भूमि वालों ने शायद उसी प्रकार का एक दंड दिया है। अब इसे कर्मदंड माना जाए या धर्मदंड, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। सुधांशु जी, आपके तर्क शक्ति के, आपके ज्ञान के, आपकी हाजिर जवाबी के हम सब पहले से ही कायल रहे हैं। आज आपके स्टेमिना के भी हम लोग कायल हो गए। हम तमाम लोगों के सवाल आपने लिए और इतने बेहतरीन जवाब आपने दिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको, बधाई एक बार फिर।